बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन कैथोड रेज। आंसर है, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जे थॉमसन डिस्कवर्ड द चार्ज ओवर मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज एंड फाउंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2, गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड surface. They cast a sharp shadow of an opaque object if placed in the direction of their path. They raise the temperature of the body on which they fall. J. Thomson discovered their charge to mass ratio. Light is produced when these rays hit the sides of the surface of the discharge tube. तो ये 5 करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। वैसे कैथोड रेज की काफ़ी सारी करेक्टरिस्टिक्स गिवन हैं आपकी बुक में, आप कोई भी 5 करेक्टरिस्टिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है, द एटॉमिक सिंबल ऑफ फॉस्फोरस आयन इज़ गिवन। फॉस्फोरस आयन का एटॉमिक सिंबल गिवन है। एटॉमिक जो सिंबल है वो है पी। पी के एक साइड पे मेंशन है 15, एक कॉर्नर पे, टॉप कॉर्नर पे मेंशन है 35 और नेक्स्ट कॉर्नर पे मेंशन है -3। अब इसमें से कुछ ऑप्शंस वो पूछेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ वो क्वेश्चंस पूछेंगे, उसको हमने आंसर करना होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन आयन। बताना क्या है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हमें याद हो कि कोई भी जो एटॉमिक सिंबल होता है, फ़र्ज़ करें ये कोई भी ए एटॉमिक सिंबल है, तो उस एटॉमिक सिंबल में जो हम कॉर्नर पे मेंशन करते हैं, इस कॉर्नर पे मेंशन करते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे 12 है, तो इस 12 का मतलब क्या है कि उस एटम का मैस, उस एटम का एटॉमिक नंबर कितना है। यहाँ पे जो कॉर्नर होता है उस कॉर्नर पे हम मेंशन करते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जब हम इस कॉर्नर पे मेंशन कर देते हैं तो जो नेक्स्ट टॉप कॉर्नर है उस पे हम मेंशन करते हैं मैस नंबर। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं एटॉमिक नंबर और इस कॉर्नर पे हम मेंशन करते हैं, फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे अगर 24 है तो अगर 24 यहाँ मैं मेंशन कर रही हूँ तो उस 24 का मतलब क्या है कि वो क्या है, मैस नंबर है। और इस कॉर्नर पे हम कोई भी जब चार्ज मेंशन करते हैं +3 -3 या फिर +2 -2 या फिर 2 माइनस कुछ भी अगर हम चार्ज मेंशन करते हैं तो उस चार्ज का मतलब होता है कि उस वो जो एलिमेंट है उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं या फिर लिए हैं। अगर तो चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लॉस हुए हैं। चार्ज पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हुए हैं, लॉस हुए हैं। और अगर चार्ज जो है वो नेगेटिव नहीं है, चार्ज पॉजिटिव होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं और चार्ज नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं। अगर तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं तो उस पर चार्ज होगा पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो चार्ज होगा नेगेटिव। अगर हम इस आयन पे देखें तो यहाँ पे चार्ज है नेगेटिव। अब चार्ज नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि ये जो फॉस्फोरस आयन है इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी और के लिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है एक्चुअली नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो यहाँ उसने हमसे क्या पूछी है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जब एटॉमिक नंबर 15 है तो इट मीन्स कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 15। अब हमने कहा था जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये तब होता है जब कोई इस पर चार्ज ना हो। अब यहाँ चार्ज होने का मतलब ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा हैं। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा हैं तो इट मीन्स 15 तो ये उसके अपने हैं, 3 उसने किसी और के लिए हैं। तो टोटल कितने हो गए, 15 + 3 टोटल कितने हो गए, 18। तो टोटल ये जो एलिमेंट है, ये जो आयन है, इसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 18। अब नेक्स्ट वन है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, अगर हम एटॉमिक मैस माइनस एटॉमिक नंबर कर दें तो हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे। इट मीन्स कि अगर हम 31 - 15 कर दें तो हमारे पास आ जाएंगे न्यूट्रॉन। अब देखें अगर हम 31 है,
31 में से अगर हम 15 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 16। तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स होंगे इसमें वो कितने हैं, 16। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि हाउ मैनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द आइन। नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आइन, और नेक्स्ट वन है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द आइन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है एटॉमिक कन्फिग्रेशन। अब हम देख लेते हैं इसका आंसर। सबसे पहले तो और फोर्थ क्वेश्चन इसमें है कि बताएं कौन सी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये गेन कर लेता है बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले वन बाय वन ऑप्शंस को देखते हैं, फिर उनके आंसर्स को देखते हैं। सबसे पहले तो हमने भी फाइंड कर लिया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 15। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरह से आएंगे, 31 माइनस 15, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 16। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन और जो हैं वो गेन किए हुए हैं, फॉस्फोरस -3 है ऊपर मेंशन, तो इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 18। अब जब इलेक्ट्रॉन्स 18 हैं तो इसका नेम क्या होगा, उसका नेम क्या है, फॉस्फाइड आइन। सी ऑप्शन था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 18 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, 2 8 8। अब इसमें जो के शेल होगा उसमें कितने होंगे, 2, और एल शेल में कितने होंगे, 8, और एम शेल में कितने होंगे, 8। अगर हम इसकी सब शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो ये क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 18 पूरे होने चाहिए, ये जो टॉप पे मेंशन है इनको सम अप करने से 18 कंप्लीट होने चाहिए। अब अगर 18 एटॉमिक नंबर देखें या 18 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है नोबल गैसेस में मौजूद आर्गॉन गैस की। तो नाम क्या होगा उस नोबल गैस का जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आर्गॉन। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन है डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सबशेल। डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सबशेल। शेल जो होते हैं ये हमने पढ़ा कि शेल जो होते हैं वो मेन एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब वो कौन से एनर्जी लेवल्स होते हैं, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, जिनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ख़ुद को अरेंज करते हैं। तो शेल क्या है, ईच एनर्जी लेवल इज़ कॉल्ड आ शेल। ईच प्रिंसिपल एनर्जी लेवल इज़ कॉल्ड आ शेल। और अगर हम शेल्स को डिवाइड कर दें, अगर ईच शेल हैज़ कंटेन 1 or 2 मोर सब शेल्स, तो वो तब शेल्स कौन कौन से होते हैं, KLMN। और सब शेल्स कौन से होते हैं, SPD and F। अगर आप एक और पॉइंट इसका लिखना चाहें तो आप इसमें बता सकते हो कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, L शेल में कितने, M शेल में कितने, और N में इसी तरह से SPD और F में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आप लोग ये बता सकते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो है एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 17। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन KL and M शेल्स ऑफ द एटम। 17 वो है 17 है एटॉमिक नंबर। तो फर्स्ट K शेल आएगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। सेकंड L शेल आएगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 8 10। अब कितने बच गए, 7। तो लास्ट शेल जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। नेक्स्ट वन है, ये तो आसान सा था। नेक्स्ट वन है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलुमिनियम +3। एलुमिनियम +3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। एलुमिनियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। एलुमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। अब जब एलुमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है तो +3 का मतलब यहाँ पे क्या है, +3 का मतलब है इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो इट मीन्स कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन जो एल्यूमिनियम +3 की स्टेट में है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं इसके पास वो हैं 10। 13 माइनस 3 क्या हो गया, 10 में से हमने 13 में से 10 माइनस कर दिए तो हमारे पास क्या बच गए हैं, 10। अब ये वाले जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखनी है, 13 की नहीं लिखनी। बच्चे गलती यही करते हैं कि 13 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देते हैं, लेकिन क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एल्यूमिनियम +3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। आंसर देख सकते हैं, आंसर में पहले उसने 13 की लिखी है। उसने कहा 13 जो है वो 3 + 3 किस तरह से बनता है, जब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनी, 2 और 8। 2 और 8 कितने हो गए, 10।
तो सब शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख दी है। और उसने पूछा था आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आउटर मोस्ट शेल मीन्स लास्ट शेल। अब देखिए लास्ट शेल कौन सा है, अब यहाँ पे एल शेल। अब एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एल शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं ऑलमोस्ट आपके पास जो एल शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट मींस दैट कि इसने नोबल गैसेस वाली इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लिया है। 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर हम एल्यूमिनियम का देखें तो एल्यूमिनियम का जो लास्ट शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट शेल में। लेकिन जो एल्यूमिनियम +3 का आउटर मोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। अब मैंने आप लोगों को बताया था जैसे कि आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल एक ही बात है। आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल उसका मतलब है उस एक ही दोनों की बात है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैग्नीशियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2a2। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउटर मोस्ट शेल। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2a2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब उसने खुद दे दी है। अब वो पूछ रहा है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जाहिर सी बात है एंड में कितने आ रहे हैं 2। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन विच सब शेल ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, किस सब शेल में होते हैं वो हमें बताना है। और मैग्नीशियम कितने लॉस करके अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सकता है वो बताना है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। के में 2 होंगे, एल में 8 और एम में 2। अब क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, लास्ट वाला जो एम शेल है, इस जो एम शेल है इस एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से सॉल्व हो गया। पहले क्वेश्चन में इसने यही पूछा था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। नेक्स्ट पूछा था कि कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब एंड वाला जो सब शेल है वो कौन सा है, एस सब शेल, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स में फॉल करता है मैग्नीशियम। एंड वाला जो शेल है इस सब शेल जो है इसका वो कौन सा होता है, एस सब शेल। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कौन से लास्ट सब शेल कौन सा है, एस। और अगर पूछते लास्ट शेल कौन सा है तो वो क्या होता है, एम। अब उन्होंने पूछे लास्ट सब शेल कौन सा है तो कौन सा है, एस। अब मैग्नीशियम क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इसका बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर मीन्स इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा है। तो अब मैग्नीशियम के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये अपने लॉस कर सकता है 8, फिर एल शेल में 8 कंप्लीट बच जाएंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसके ऊपर चार्ज भी क्या आ जाएगा, +2। तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है, उसमें एबिलिटी है कि ये क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे, लॉस कर दे। ठीक है जी, ये आंसर्स हो गए इसके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है what will be the charge on an atom if an atom it loses an electron and when it gains an electron, मीन्स कि नेचर ऑफ चार्ज बताना है। चार्ज क्या होगा एक एटम पे, अगर एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर तो कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उस पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। जैसे सोडियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो उस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, +1। इसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले ले तो उस पर चार्ज आता है नेगेटिव। जैसे क्लोरीन अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव। क्यों आता है, क्योंकि इसके पास है 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। अब 11 इलेक्ट्रॉन में से जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे, 10। उस टाइम में जब 10 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन का होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन तो 10 है लेकिन इसके जो प्रोटॉन हैं वो कितने हैं, 11। अब प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, जब प्रोटॉन 11 है तो प्रोटॉन 11 होने का मतलब क्या है कि एक जो है, एक जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा है। जब एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो उसको हम मेंशन करेंगे। इसी तरह से इसका केस है क्लोरीन का। अब क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तो हैं 17। अब जब 17 ही इलेक्ट्रॉन हैं तो इसके पास जो प्रोटॉन होंगे वो कितने होंगे, जो इलेक्ट्रॉन 17 है प्रोटॉन भी 17 है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक इजाफी आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे, प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे। तो एक नेगेटिव चार्ज हम मेंशन करेंगे। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर व्हाट पर्पस इज़ यूरेनियम 235 इज़ यूज्ड। मतलब यूरेनियम
235 को हम किस लिए यूज़ करते हैं? पावर जनरेशन में यूज़ करते हैं। ये इक्वेशन हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी यूजेस ऑफ आइसोटोप्स में। इसको आपने इक्वेशन को अच्छे से लर्न आउट करना है। इसमें है क्या कि यूरेनियम 235 है, जब इससे स्लो न्यूट्रॉन इसके साथ बम्बार्ड करता है तो इसका न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जाता है। न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होकर क्या बना देता है? बेरियम एंड क्रिप्टॉन। इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं, और ये वाले जो 3 न्यूट्रॉन्स के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या रिलीज़ होती है? एनर्जी। अब इस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये वाली जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? इस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। स्टीम को कन्वर्ट, जो हमारी वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हम इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। और यही वाली स्टीम फिर हम किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं? टू रन टर्बाइंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ यूजफुल वे ऑफ एटॉमिक एनर्जी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8 है, अ पेशेंट हैज़ गॉइटर, हाउ इट विल बी डिटेक्टेड। अब हमने पीछे पढ़ा था कि जो आयोडीन 131 होता है इसको हम यूज़ करते हैं थायराइड ग्लैंड्स में गॉइटर को डिटेक्ट करने में, डायग्नोज करने में। तो जाहिर सी बात है अगर एक मैन में गॉइटर के सिम हैं तो उसको हम डिटेक्ट भी किससे कर सकते हैं? आयोडीन 131। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज। गिव 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज हम पढ़ आए हैं, उसकी हम 3 प्रॉपर्टीज़ कर लेंगे, कोई सी भी कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती हैं अपोजिट टू कैथोड रेज, डायरेक्शन डिफ्लेक्ट करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। डिफ्लेक्ट मीन्स अपनी पोजीशन चेंज कर लेना, थोड़ा सा अपनी पोजीशन से हट जाना ड्यू टू एनी अट्रैक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव रीजन में ये पॉजिटिव मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में नेगेटिव प्लेट्स की तरफ डिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं और इनका जो मास है वो इक्वल होता है प्रोटॉन के। उसके बाद नेक्स्ट हैं जी, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स बताने हैं। डिफेक्ट्स भी हम पीछे पढ़ाए हैं आपकी बुक में, जहाँ पे मॉडल गिवन है वहीं पे डिफेक्ट्स के गिवन है, तो उसको वहाँ से आप कर लेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये है जी, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एन ऑर्बिट, ना जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रहता है ना ये एनर्जी रिलीज़ करता है ना एब्जॉर्ब करता है। तो वो एनर्जी का रिलीज़ और एब्जॉर्ब कब करता है? ये भी हमने पढ़ा था, जैसे कि एनर्जी का रिलीज़ और एब्जॉर्ब कब होगा? एक ऑर्बिट में रहते हुए एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब नहीं होगी। कब होगी रिलीज़ या एब्जॉर्ब? तब होगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। अगर तो वो जंप लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर वो जंप हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में होगा तो वो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। अब एनर्जी रिलीज़ को हम फाइंड किस तरह से कर सकते हैं? प्लैंक्स इक्वेशन। प्लैंक्स इक्वेशन हमारे पास की थी, क्या थी? डेल ई इक्वल होता है E2 माइनस E1। और ये वाली जो प्लैंक्स इक्वेशन, इसको यूज़ करते हुए हम ये मेजर कर सकते हैं कि आपकी जो एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन की वो एब्जॉर्ब हुई है या फिर रिलीज़ हुई है। इसका आंसर भी हम बोहर एटॉमिक मॉडल में इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा आज का था लेसन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। फ़ी